नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। कार्यक्रम आप देख रहे हैं बात भारत की। वैसे तो बात मिडिल ईस्ट की होगी, लेकिन भारत की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जिस मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जिसको आप मशरक़ वस्ता या मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट कहते हैं, किसी भी रास्ते से घूम कर आएंगे तो इसका हर दूसरे और तीसरे रास्ते से प्रभाव भारत पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। 28 फरवरी साल 2026 ईरान और इजराइल ने एक साझा कार्रवाई की। एक जॉइंट ऑपरेशन था, एपिक फ्यूरी नाम रखा गया। कार्रवाई हुई ईरान के शहर में, ईरान के अलग अलग इलाकों में बमबारी की गई और आयतुल्ला अली खामनेई समेत कई लोगों को मारा गया। लेकिन शुरुआत उससे पहले हुई थी। 4 साल और पीछे चले जाइएगा तो वो अकॉर्ड जिसको बार बार चर्चा का विषय बनाया जा रहा था, जिस पर बात होनी चाहिए थी, उस पर बात कोई ज्यादा नहीं बनी। नतीजा ये कि अरब देश और वेस्टर्न वर्ल्ड आमने सामने आ गए। आज अमेरिका और ईरान की बात तो हम कर रहे हैं। 70 से 80 दिन बीत गए हैं। पूरी दुनिया, जो जंग शुरू हुई थी और 38 से 39 दिन चली, लेकिन 80 दिनों से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी वो आर्थिक संकट जो पूरी दुनिया को इस समय परेशान कर रहा है, इन दो देशों के समझौता होने और ना होने की बात पर आकर अटका है। आज अमेरिका और ईरान की बात करना इसलिए भी जरूरी है। वो अकॉर्ड जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार जिम्मेदारी संभाले थे तो अरब देशों के साथ इजराइल के अच्छे संबंध हो, इसका एक प्रयास किया गया। और वो क्या प्रयास था कि अब्राहम अकॉर्ड, जिसको बाद में नाम दिया गया प्रॉफेट इब्राहिम अकॉर्ड, पैगंबर इब्राहिम अकॉर्ड नाम से भी इसको जाना जाता था। अरब देश और इजराइल के बीच पुरानी दुश्मनी भुलाई जाए, खाई को दूर किया जाए और विभिन्न सेक्टर्स में दोनों देश मिलकर काम करें, बात करें। इस पर औपचारिक रूप से अनाउंसमेंट्स भी साथ साथ होती रही। आज उस अकॉर्ड को लेकर, जिसको अरब देशों और इजराइल के बीच नजदीकियां पैदा करने के लिए, दूरियों को समाप्त करने के लिए एक कोशिश की गई, पहल की गई, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दोबारा ये आज क्यों चर्चा में है, क्यों उस समय इस पर ज्यादा बात हो रही है जब ईरान के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हुई, इजराइल के अंदर बहुत लोग मारे गए, अमेरिका का नुकसान हुआ और पूरी दुनिया एक तरह से तंग है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े के बीच, जो अभी खत्म होने की तरफ ले जाने के प्रयास तो थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। कुछ बातें अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ी हुई जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, ताकि ये समझना बहुत आसान हो जाए कि अब्राहम अकॉर्ड का मकसद क्या था, ये असल में था क्या। इस कहानी को समझिएगा और उसके बाद सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। तो पहली बात, ये कोशिश थी ट्रंप की तरफ से, आज फिर से अपील की जा रही है, इसलिए मैंने कहा कि चर्चा में क्यों है। मुस्लिम देशों से कहा जा रहा है आप भी आए, ज्वाइन करें। अरब देश जिसमें कतर, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब का जिक्र किया जा रहा, तो ये पहली बड़ी बात जिसको समझना बहुत जरूरी है उन देशों के लिए जिनको कॉन्फिडेंस में लेकर इस अकॉर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से। हालांकि इस पर इनिशियल रिएक्शंस भी आ गए। नेक्स्ट जरा प्ले कर दीजिएगा। हस्ताक्षर जिन जिन लोगों ने किए वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। अब्राहम अकॉर्ड में जिस समझौते के तहत कोशिश हुई कि ये शांति समझौता कहा गया, इसको पीस डील भी कहा गया, घोषणा इसकी 13 अगस्त 2020 को हुई। आज इसको 5.5 से 6 साल हो चुके हैं। लेकिन 15 सितंबर का वो दिन, ट्रंप जब पिछले कार्यकाल में 45वें राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे, तो समझौता लागू करने की घोषणा हुई और उनके कार्यकाल में ही सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया गया उस पर हस्ताक्षर किए गए। फिर कौन कौन देश उसमें आए, अमेरिकन मीडिएशन में या उनकी मध्यस्थता में जब इस पर शुरुआत हुई तो कोशिश थी, पहला पॉइंट जो मैंने शुरुआत में कहा कि इजराइल और अरब देश नजदीक आए, बात हो, पुरानी दुश्मनी को समाप्त करना भी असल में इसका मकसद था। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर बात हो, इस पर भी एक विचार विमर्श हुआ। व्यापार हो सके, निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और जो राजनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनको बेहतर किया जा सके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ। तकनीक, सुरक्षा, ये सारी बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा या स्थिरता यानी रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ एक बड़ा उस समय पहलू बताया गया, जिस पर ट्रंप ने बहुत बातें की। अब इससे पहले मेहमानों के पास में जाऊं, इन 4 देशों के नाम आप एक एक करके देखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात जो सबसे पहले आया, फिर बहरीन आया, वो बहरीन जिसको टारगेट किया गया 28 तारीख के हमलों के बाद। तो ये पहले 2 लोग थे या पहले 2 देश थे जिन्होंने सबसे पहले इस समझौते के तहत, एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि इजराइल के साथ वो जुड़ गए, हाथ मिला लिया। इसके बाद मोरक्कस, जिसको आप मोरक्को कहते हैं, और सूडान, ये 4 वो देश हैं 2020 के इस समझौते का हिस्सा बने। अब जरा सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा, जब हम इस परिस्थिति को, इस सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं
तो अब्राहम अकॉर्ड के शुरुआत होने से अब तक जब दोबारा इस पर चर्चा हो रही है, बहुत बातें हुई कि इजराइल को कौन कौन से देश मान्यता दे सकते हैं। इसमें वो शर्तें भी हैं जो 1967 की तरफ हमें लेकर जाती हैं। थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे, डिस्कशन की शुरुआत होगी। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मौजूदा समय में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों का नाम सामने आना ये भी बताता है कि बहुत सारी पर्दे के पीछे जो कोशिश या प्रयास किए गए व्हाइट हाउस की तरफ से, वो सफल होंगे या नहीं ये तो हम नहीं जानते। लेकिन उन देशों को जो इजराइल का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, उनको लाने का भी प्रयास हुआ है। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, एक एक करके जरा उनके अनुभव से भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ पैनल में शामिल हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं। डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी जरा इस डील या समझौते पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और इकबाल ममदानी साहब भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और ये जो सारी स्ट्रेटेजी बन रही थी 2020 के बाद, बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर हमारे जो 3 मेहमान हैं वो करते रहे, इस पर बात निरंतर होती रही प्रोग्राम्स में, इस पर जरा चर्चा करेंगे। मेजर जनरल राजन कोचन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अगर ये अब्राहम अकॉर्ड जिसकी शुरुआत सितंबर और अगस्त के आसपास 2020 में हुई, मध्य पूर्व में क्या वाकई में जो एक बार बार कहा गया कि शांति की बहाली के लिए, पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी था तमाम देशों का आना, वो दूसरी बात है। इश्यूज बहुत सारे हैं, कुछ जगहों पर रिलीजियस मैटर सामने आते हैं, कुछ जगहों पर पास्ट जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स को गिना जाता है तब भी रिलीजन वाला एक एंगल आता है। लेकिन मध्य पूर्व के अंदर या मिडिल ईस्ट में जो शांति बहाली की एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश या रास्ता निकालने की कोशिश थी, क्या वो कामयाब हुई इन पहले कम से कम 6 सालों में? धन्यवाद अर्षित, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है बिकॉज अब्राहम अकॉर्ड का एक्चुअली मकसद जब इसको इनिशिएट किया गया था 2020 में जी, ये एक पीस एग्रीमेंट के तौर पे नहीं था। एक्चुअली इट वाज बेसिकली काउंटर टू ईरान बिकॉज इसको मुद्दा जो इसकी फाउंडेशन का था, इसको बोला जाता था दैट न्यू मिडिल ईस्ट ऑर्डर, एक मिडिल ईस्ट में एक ऐसा ऑर्डर लाया जाए जहां पे सिक्योरिटी कॉपरेशन, बिकॉज इजराइल एक बहुत मजबूत मिलिट्री है और एक मिलिट्री पावर है, तो ये सारे जो देश हैं जो इसको ईरान के इर्द गिर्द हैं, तो इनको एक सिक्योरिटी कॉपरेशन से अगर इसको इजराइल के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो बहुत इनको मजबूत करेगा। दूसरा, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत है और एक ऊंचे स्तर की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने के लिए बहुत एक मकसद बनता है। और जो भी शेयर्ड कंसर्न्स हैं इन देशों के, जैसे आपने जिक्र किया बहरीन का, आपने इसको जिक्र किया यूएई का, और जो ऐसे कंट्रीज हैं उसमें हम कुवैत को भी शामिल कर सकते हैं, जो एक इसको ईरान से दबे हुए हैं और जो इसको ईरान की जो एक रीजनल पावर बनने की आकांक्षा है उसको अपोज करते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था, बिकॉज उस टाइम पे जो बातचीत चल रही थी, इसको ऐसे लग रहा था कि सऊदी अरेबिया भी शायद इस ग्रुपिंग में एक अपना हिस्सा अपना बन जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज अंडर यूएस इन्फ्लुएंस के अंदर काम करता है। और इसलिए मैं ये बोलता हूं कि ये जो आपका हमारा अक्टूबर 2023 को, ये इसकी एक वजह ये थी कि इसको ईरान नहीं चाहता था कि इस टाइप का आप एक अब्राहम अकॉर्ड यहाँ पे बनाए, और खास तौर पे सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि पैलेस्टीनियन, ये जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन का हमेशा एक मुद्दा रहेगा जब भी एक ऐसी अलायंस बनाएंगे, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने एक शर्त पे इसको ज्वाइन करने से माना था इसको यूनाइटेड स्टेट्स की बात, कि आप एक 2 स्टेट सोल्यूशन को सामने लेके आएंगे और इसीलिए हम इसको ज्वाइन करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन का जो मसला है वो आपका हल हो। बट अगर मैं आज का कॉन्टेक्स्ट देखता हूं और आज का अब्राहम अकॉर्ड देखता हूं, तो उसको मुझे लगता है कि पैलेस्टीनियन स्टेट इज अ ड्रीम टू फार। मैं उसी पर आने वाला था कि पैलेस्टीनियन, आप तो स्टेट का जिक्र कर रहे हैं, जो शर्तें मनवाने की कोशिश अरब देशों की तरफ से की गई थी, क्या ऐसा नहीं हुआ कि वो ऐसा लग रहा है कि पैलेस्टीनियन या फलस्तीन वाला वो जो शब्द था
वो डिक्शनरी से मिटाने की भी कोशिश। अब तो गजा बोर्ड, गजा वाली बहुत कहानी सुनाई जाती है, लेकिन पैलेस्टीन या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बहुत कम बात होने लगी है। तो वो भी एक प्रयास समझ में आता है अरब देशों को कि पहले ये शर्त मनवाई जाए अगर इससे पहले किसी तरह का भी हम कोई रिस्क लें। देखिए, आपका बहुत एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ये जो पाकिस्तान की भी बात हो रही है इसमें, इसको लाने के लिए पाकिस्तान को भी रिजर्वेशन है इसको पैलेस्टीनियंस के लिए। और आप जानते हैं कि एक बार जो इस प्रोटेस्ट हुए थे पाकिस्तान में, आप इसको सिंध एरिया में जहां पे शियाई लोग ज्यादा रहते हैं, उस टाइप के प्रोटेस्ट हुए थे। तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैलेस्टीनियन स्टेट के बिना ये अब्राहम अकॉर्ड को आगे ले जाने की कोशिश है, और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अभी तक अनाउंस नहीं किया इसको ज्वाइन करना। देखिए, बहुत इसको अहमियत रखता है कि ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, अगर इस पैलेस्टीनियंस को अगर ये छोड़ देंगे, बिकॉज इसको इजराइल की तो मांग यही है कि वो अब्राहम अकॉर्ड में इसलिए आया है बिकॉज वो सारे मुस्लिम देशों से दोस्ती कर देगा और एक 2 स्टेट सोल्यूशन को खत्म कर देगा। आपने जैसे जिक्र किया गजा में जो हो रहा है और लेबनान में जो हो रहा है, वो साफ है कि इजराइल एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, और 70% इसको गजा के ऊपर हमला या उसके ऊपर कंट्रोल इसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये पैलेस्टीनियन स्टेट का जो मुद्दा है वो इस अब्राहम अकॉर्ड में लाया जाए। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, क्या अब्राहम अकॉर्ड आर्थिक लाभ की अगर जहां बात हो रही है, पीस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट की बहुत बात की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वो रिस्क फैक्टर या जोखिम वाली जो हम बात करते हैं वो साथ हमेशा रहेगा? जब जब बात होगी तब तब साथ साथ नुकसान की तरफ भी एक संदेह रहेगा कि ये भी हो सकता है? देखिए, संदेह की तो कई जगह गुंजाइश है, और ये एक ना तो सामाजिक गठबंधन होगा ना ये धार्मिक होगा। निश्चित रूप से नाम से पता लगता है कि तीनों धर्मों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु कहेंगे या सबसे बड़े आका कहेंगे, आस्था के केंद्र कहेंगे, वो तीनों धर्मों में अब्राहिम का नाम है। इसलिए उसी नाम को लेकर इस समस्या का हल निकालने के लिए कि जिससे कि इजराइल की कटुता अरब देशों से, मुस्लिम समाज से, मुस्लिम उम्मा से दूर हो जाए, और ये आज की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है, क्योंकि जब तक धार्मिक अंधता का चश्मा लगा रहेगा और जब तक कुछ लोग धर्मावलंबी इस बात पर यकीन करेंगे कि जब इस धरती पर यहूदियों का रहना नामुमकिन है, उनका सफाया कर देना चाहिए, जिहाद हो जाना चाहिए, तो ये जो मान्यता है 14वीं 15वीं शताब्दी की थी, आज के समय में उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि अब्राहम अकॉर्ड इस तरह की चुनौतियों से बाहर निकलने का एक रास्ता है, ऐसा साबित होगा? ऐसा लग रहा है, और प्रयास शायद संभवतः यही एक चीज होगी, लेकिन अब स्थिति ऐसी विषम हो चुकी है कि इजराइल ने अपना रुख अपना लिया है डंडे के तौर पर, ताकत के बलबूते पर, हमास की आड़ लेकर पूरे के पूरे गाजा को इस समय तहस नहस कर दिया है, और अब नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अभी तक 60% हमारी कब्जे में है, अब 70% हमको कब्जा करना पड़ेगा। उधर लेबनान में उन्होंने दक्षिण लेबनान में बहुत बड़े इलाके में 28 गांवों और बस्तों, जो छोटे छोटे टाउन है, उन सब की जनसंख्या को खाली करा लिया है और ग्रेटर इजराइल बनाने के फिराक में है वो। निश्चित रूप से यहाँ पर जो है अमेरिका और ईरान युद्ध में उसका फायदा इजराइल उठा रहा है इस युद्ध का। तो क्या सर ये जब हम किसी समझौते की, किसी डील की बात करते हैं, क्या ये एकतरफा वन साइडेड फैसला थोपने की कोशिश है आपकी नजर में? आप क्या इसको समझते हैं? हाल ही के दिनों में हमारे सामने तो लेटेस्ट एग्जांपल आज सुबह की है ट्रंप और ईरान के बीच में। ईरान कह रहा है कोई बात नहीं, दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि हम जो चाह रहे हैं इस पर ग्रीन सिग्नल ट्रंप देंगे। व्हाइट हाउस कह रहा है कि फाइनल पॉलिसी बन गई है। तो वो सेम डायरेक्शन में भी क्या ये परिस्थितियां बन रही है कि एक साइड फैसले लिए जा रहे हैं और कमजोर या छोटे देश जिनको शायद बड़े देशों की जरूरत है वो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार हैं?
देखिए, यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। मेरा विचार तो एकदम इसके विपरीत है। वो विचार ये है कि जी। मैंने काफी बारीकी से अध्ययन किया, मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही वो कहते हैं कि हमारा समझौता हो रहा है, ईरान ने तो घुटने टेक दिए हैं, और जो है आपके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की मार्केट नीचे गिर जाती है, तब विशेष लोग उसको खरीद लेते हैं और फिर एक सबूफा छोड़ देते हैं, एक मिसाइल छोड़ देते हैं, 2-3 बोटों को गिरा देते हैं, तो लगता है युद्ध बढ़ने वाला है, तो शेयर मार्केट ऊपर उठ जाता है। अगर सोशल मीडिया की, अमेरिका की बात मानी जाए, तो ट्रंप के परिवार में इसने कुछ दिनों में $9.2 बिलियन का मुनाफा कमाया है। अब ये बात कहाँ तक सत्य है असत्य है, ये जो वहाँ का वाशिंगटन पोस्ट है उसके हिसाब से की जा सकती है, लेकिन वो मामला एकदम अलग है, वो शुद्ध व्यापारिक है। और ये युद्ध जो चल रहा है, इसमें मेरा अपना विचार ये है कि बड़े देशों की मिली जुली भगत है। बड़े देश में रूस आता है, क्योंकि इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा किसको मिल रहा है? जितने भी दिन जलडमरू मध्य हार्मोज का बंद रहेगा, लोग मजबूर होकर रूसी तेल खरीदेंगे। रूसी तेल कहाँ मिलता था पहले? $45 का एक बैरल, अब खरीद रहे हैं $108 का। तो सोचिए कितना उनको मुनाफा हो रहा होगा। हथियार माफिया के हथियार बिक रहे हैं, ड्रग माफिया उससे जो है अभी भी अपना एक्टिव है, तो हथियार माफिया की फैक्ट्री दिन रात चलती रहे, उनको फायदा हो और युद्ध बढ़ता रहे। तो तेल का जो क्योंकि जैसे आपका यहाँ पर मादुरो को उठाकर ले गए, तो वहां का पूरा का तेल जो है अमेरिका की वो कंपनी जिसमें ट्रम्प के बेटे भी हैं, दामाद भी हैं, वो उसको दुनिया को बेच रहे हैं। मार्को रूबियो इंडिया है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा था कि आपको जितना तेल चाहिए, जितना आपको ईंधन चाहिए, एलपीजी चाहिए, हम आपको सप्लाई करेंगे। और आज डिफेंस सेक्रेटरी भी उसी लाइन को टच कर रहे थे कि इंडिया के साथ बहुत बड़ा व्यापार है, जबकि ये बात वो राष्ट्रपति ट्रंप को समझाने में शायद कामयाब नहीं हुए, जो बार बार भारत पाकिस्तान युद्ध का क्रेडिट भी ले रहे थे। बहरहाल मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इंटरेस्ट से ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की बात हो रही है। इकबाल ममदानी साहब, थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान, तुर्की का, सऊदी अरब का नाम लेना, क्या ये एक अमेरिका की तरफ से कूटनीतिक एक रणनीति हो सकती है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है? क्या इसको समझें कि बाकी देश भी आए, उन 4 देशों के साथ लाइन में खड़े हो जाएं? ये सब देखने के बावजूद भी कि 28 तारीख के बाद जो कुछ हुआ, या पिछले साल जून में जब वॉर हुई, तो उस युद्ध में भी हमने देखा ये छोटे छोटे अरब देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और वही सबसे पहले इस डील का हिस्सा भी बने, जिसमें बहरीन भी शामिल है। शुक्रिया आसिफ साहब, राजन जी का भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब को भी मैं सुन रहा था। सबसे पहले तो देखिए, जो ये नाम रखा गया इब्राहिम अकॉर्ड, उसकी वजह ये है कि ईसाई जो है यानी कि यहूदी जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस मानते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम मानते हैं। और ये कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्लों से ये सारा सिलसिला चला है और आगे आकर के धीरे धीरे ये डिस्प्यूट बनता गया और वो चलता गया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 14वीं या 15वीं सदी के अंदर जिस तरीके से यहूदियों को या इनको मारने की बात की जा रही थी, तो देखिए वो अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो उस दौर में भी ना उनको मारने की कोशिश की गई थी, ना आज मारने की कोशिश की गई है। यहूदियों का ये मानना है कि जो 2000 साल उनको की नीयत से वो आज भी ये लड़ाई को जारी रखे। अगर इजराइल के फ्लैग को भी देखोगे तो ऊपर 2 लाइंस आपको मिलती है, जो दरियाए नील से लेकर दरियाए फराग जो है वो पूरा उनको कब्जा करना है, जिसको लेकर के लगातार ये रणनीति बनाते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ग्रेटर इजराइल की बात की, तो ये सारी ही चीजें ग्रेटर इजराइल में शामिल होती है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो बात आम लोगों को कम पता है वो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल शांति नहीं था, बल्कि आप ये मान के चलिए कि ईरान को घेरना है, चाइना के प्रभाव को रोकना है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ जो है वो बनाए रखना है। अभी समय पे आप अगर गौर करिए तो ईरान के साथ नई बातचीत चल रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के अंदर जो तेल व्यापार का बड़ा रास्ता बना हुआ है उस पर बातचीत है, उसको खाली कराना है, उसके कब्जे को हटाना है। दूसरा, अमेरिका पर तेल की जो कीमतें नियंत्रण रखने का जो दबाव लगाता है वो एक मसला है। चाइना गल्फ देशों में जो तेजी से प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसे भी देखना है अमेरिका को। साथ ही साथ रशिया भी मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से सक्रिय होता जा रहा है, आप उसको देखिए, उन सारी ही चीजों को लेकर के टेंशन बना हुआ है। यानी कि ट्रंप समझते हैं कि यदि उन्होंने सिर्फ ईरान से समझौता किया तो इजराइल और अमेरिका के जो समर्थक है वो नाराज हो सकते हैं, जो ट्रंप के लिए एक मुसीबत बन सकती है।
इसलिए आप देखिए कि कई ऐसे विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप ने एक तरह से ये पॉलिटिकल बैलेंसिंग मूव किया है। मतलब अगर आप ऐसा कह सकते हैं इसको, कि अगर मैं ईरान के साथ डील करूं तो बदले में अरब और मुस्लिम देशों का इसराइल के करीब भी ला रहा हूं मैं। यही कारण है कि उन्होंने ईरान डील और अब्राहम अकॉर्ड को एक ही बातचीत से जोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है। ये हम काफी कम लोग समझते हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की जैसे जो देश है वो सरकारें बहुत कुछ करना चाहे, फिर भी उनके सामने एक सवाल है, उनकी जनता क्या कहेगी। देखिए, सऊदी काउंसिल मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि अक्सर ये आरोप उन पर लगता भी आया है कि वो अमेरिका के बहुत करीब है। अगर वे बिना फिलिस्तीन राज्य के इसराइल को मान्यता देते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि अरब दुनिया में उनकी धार्मिक और राजनीतिक साख जो है उस पर बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा, आप ये भी मानिए कि पैलेस्टाइन स्टेट की अगर मांग केवल कूटनीतिक शर्त नहीं है तो ये एमबीबी इसके लिए एक पॉलिटिकल शील्ड भी है। यानी कि मैं इसराइल से रिश्ता बनाना चाहता हूं लेकिन मेरी जनता इसकी अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए ठीक है। वो फिलिस्तीन का मुद्दा आगे रखते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, बहुत लोगों को लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ धार्मिक कारणों से इसराइल को नहीं मान्यता दे रहा है, ऐसी बात। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और भी कारण है। जैसे सेना की जो रणनीति है, खास करके जो पाकिस्तान दशकों से कश्मीर और फिलिस्तीन को एक ही राजनीतिक नैरेटिव में पेश करता है। अगर पाकिस्तान अचानक इसराइल को मान्यता देता है तो भारत ये कह सकता है कि जब इसराइल का साथ समझौता हो सकता है तो कश्मीर पर अलग रख क्यों। इसलिए इस्लामाबाद बहुत सावधानी से चलता है उसकी पॉलिसीज पर सेम। तो ये जो फलस्तीन वाले मुद्दे की इकबाल साहब आप बात कर रहे हैं, क्या ये मुद्दा इस अकॉर्ड के जैसे जैसे देश या अगर और भी ज्वाइन करते हैं वो खत्म हो जाएगा एक तरह से? नहीं, देखिए ये बहुत कम चांसेस है। तुर्की को भी अगर हम देखो तो तुर्की की भी बहुत बड़ी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि तुर्की कोई भी चीज लेकर के कर देगा। तुर्की के लिए जो प्रेसिडेंट अर्दोगान है वो खुद एक मुस्लिम दुनिया की आवाज के रूप में अपने आप को पेश करते हैं। यदि समझ लो कि वो खुलकर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होते हैं तो उनकी जो बरसों की फिलिस्तीन समर्थक राजनीति जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि तुर्की और इसराइल के बीच में आपने देखा है कि व्यापार आज भी पूरी तरह बंद नहीं है, धीरे धीरे करके चल रहा है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि सार्वजनिक बयान और वास्तविक आर्थिक संबंध अलग अलग है दोनों। इसलिए तुर्की भी जो है पूरे विरोध भी नहीं कर रहा, खुलकर समर्थन कर रहा है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन आमतौर पर तीन चीजें ऑफर कर रहा है। इसके अंदर पहली जो है वो सुरक्षा गारंटी कर रहा है, दूसरा हथियार सौदे की बात कर रहा है, आर्थिक निवेश की बात करता है। तो सऊदी को आप देखो कि अमेरिका सुरक्षा कवच देने की बात कर रहा है, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहा है, एडवांस डिफेंस एक्ट की बात कर रहा है, जैसे चीजें लंबे समय से ऑफर की जा रही है। यानी कि आप ऐसा मान के चलिए सिर्फ इसराइल को मान लो वाली बात नहीं है, इसके साथ अरबों डॉलर की रणनीति पैकेज जुड़े होते हैं। आसिफ, एग्जैक्टली कहानी बहुत दूर जाती है। राजन जी, एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा। अभी तो सिर्फ 4 या 5 देशों की हम बात करते हैं, और भी देश कल को पॉसिबली ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि और आए। ट्रंप की अपील पर कुछ भी हो सकता है। अरब देशों का क्या रुख रहेगा अगर ज्वाइनिंग होती है? अधिकतर मुस्लिम देश इस अकॉर्ड में शामिल हो जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से या इस परिदृश्य से क्या मिडिल ईस्ट के अंदर बदलेगा? वो जो बार बार कहा जाता है कि इसी में स्टेबिलिटी है, इसी में शांति वार्ता है, सब कुछ इसी में, रास्ता यहीं से है। देखिए, ये काफी एक कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसका इतना आसान जवाब नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है। अब हम इस डिस्कशन में हमने चाइना और रशिया का जिक्र हमने बिल्कुल नहीं किया है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, चाइना भी इसको ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखता है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस अलायंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट है दैट जितने भी मुस्लिम देश हैं वो इकट्ठे हो जाएं और इसको ईरान के साथ इसको ईरान के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, और ईरान को एक चैलेंज करने के लिए। आज आप देखिए, इसको ओमान हो गया, आपका कतार हो गया, ये सारे ईरान के साथ खड़े हैं। आज एक जीसीसी कंट्रीज में डिवीजन है, और जब भी एक डिवीजन होता है तो एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज आप इसको ईरान को नहीं दे पाएंगे।
तो अभी इसको अमेरिका और इजराइल का देखिए, इसका एक हिडन एजेंडा है जिसको हमको पर्दाफाश हमको करने की जरूरत है। वो पहला हिडन एजेंडा ये है कि अमेरिका की इंपॉर्टेंस इसको जीसीसी में कम होगी इस लड़ाई के बाद, और अमेरिका चाहता है कि अपनी जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसको बरकरार रखने। एक अब्राहम अकॉर्ड उसको एक ऐसा अपना जरिया नजर आ रहा है जिसमें वो इन सारे मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करके ईरान के अगेंस्ट एक सिंगल स्ट्रेटेजिक फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो एक चीज जरूर हो जाती है कि एक स्टेबिलिटी इसको ईरान के ऊपर अंकुश लाने के लिए जी मिडिल ईस्ट में या इसको वेस्ट एशिया में वो इसको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ भी रिलेट करना पड़ेगा, और इसका पूरा इसका जो इकोनॉमिक जो इसका एंगल है, बिकॉज आप इसको इजराइल के साथ अगर ये देश मिलते हैं तो क्या इसको गेन होता है, ये इसको क्यों जाए इजराइल के पास, इसको रीजंस होने चाहिए। तो इजराइल के पास जाने से इनको टेक्नोलॉजी मिलती है, इनको ताकत मिलती है, आर्म्स मिलते हैं, इनको हथियार और इनके जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, और अपने आप को इकोनॉमिकली इसको मजबूत करने के इनको जरिए मिलते हैं। और इसमें मैं इस आईमेक का भी जिक्र करूंगा, इंडिया इसको मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात इसमें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज I2U2 आप जानते हैं कि वो भी एक ग्रुपिंग है। और अगर ये गल्फ सिक्योर हो जाता है तो IMF जो आपका इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी एक दिशा मिलती है, बिकॉज अभी इसको ईरान की वजह से वो उस थ्रेट की वजह से रुका हुआ है। पर जब ये सारे देश एक हो जाएंगे और टर्की भी इसमें अगर शामिल हो जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो इसको ईरान आपको मजबूत कम दिखाई देगा, और खास तौर पे उसका प्रॉक्सीज। और अगर मैं इसको लास्ट पॉइंट लेबनान को भी मैं इस चर्चा में शामिल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अभी जिस हिसाब से इजराइल का एक्शन लेबनान, साउथ लेबनान में चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको इतना कमजोर कर दिया जाए कि इसको आने वाले वक्त में ईरान एक यहाँ पे मेजर फोर्स ना बन पाए। तो ये एक टू प्रोड स्ट्रैटेजी है, एक तो प्रॉक्सीज को का इसको लगा हुआ है इजराइल, और एक इसको मुस्लिम देशों को इकट्ठा लाने के वो इजराइल के इसको ईरान के अगेंस्ट जा सके। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जो रशिया और चाइना का नाम राजन जी ने लिया, क्या रशिया और चाइना कैसे इस सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखेंगे? अगर ये अरब देश अमेरिका और इजराइल अकॉर्ड में शामिल होने का मतलब है कि आप इन दोनों देशों के करीब जा रहे हैं, तो बहुत सारे इनमें देश जिनके मॉस्को के साथ भी, बीजिंग के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, उन संबंधों को खराब करने के बराबर होगा। तो बैलेंस कैसे किया जाएगा चीजों को? देखिए, संबंध खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हर देश अपना अपना इंटरेस्ट पहले देखता है, लेकिन ये है कुछ मामलों में छोटे देश जो है पूरी तरह से बड़े देशों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और क्यों हो गए? डर की वजह से, फोबिया की वजह से। और जो जेनोफोबिया करके एक नया टेक्नोलॉजिकल वर्ड निकला है जिसमें कि अविश्वास रहता है, और अविश्वास का जो मुद्दा है वो इस समय अमेरिका के ऊपर काफी हो गया है, अरबिक कंट्रीज का, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने ही बताया है। निश्चित रूप से उसको पुनः एस्टेब्लिश करने के लिए एक तरीका ट्रम्प ने सोचा है, लेकिन ट्रम्प की जो बातें हैं वो अपने आप में बड़ी विचित्र हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ताजा खबर है ये कि 250 साल हुए हैं अमेरिका के डेमोक्रेसी के लिए, तो 250 साल के सेलिब्रेशन में ट्रम्प महोदय अब नया नोट चालू कराना चाहते हैं जिसमें ट्रम्प का फोटो होगा। जब वो अपने आप को अब्राहम लिंकन से भी बड़ा समझ रहे हैं। न केवल इतना, जो नासा का केंद्र है जहां से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स का नाम वहां पर ट्रम्प बिल्डिंग रखने की कोशिश की, जिसको कि वहां की कोर्ट ने नकार दिया। इसका मतलब यह है कि इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका के जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं क्यूबा में बैठे हुए हैं, वहां क्या बात कर रहे हैं। कोलंबिया को उन्होंने एक तरह से डरा कर रख दिया है,
न केवल इतना, पनामा नहर पर कब्जा अब अमेरिका का हो गया है, वो टोल टैक्स वसूल कर रहा है। तो देखिएगा ये जो नीति है कि वो ग्रीनलैंड को भी अब आगे लेंगे, और ईरान तो एक धार्मिक बहाना मात्र है। हकीकत में ट्रंप की पूरी नजर ईरान के तेल पर है। एन कैन प्रिपेयर्ड, उनको ये गलतफहमी थी कि मादुरो को जैसे उन्होंने उठा लिया, तरह से अली खोमनाई के मृत्यु के बाद ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनको भी पता नहीं था कि ईरान की जो असलियत है वो कितनी ताकतवर है। अब रहा सवाल ये, अरब देशों की ईरान की जो दुश्मनी है उसका एकमात्र कारण ये है कि तालिबानी सरकार में जो प्रमुख होता है उनका धार्मिक गुरु होता है, जो खोमनाई होता है। अगर अरब देशों में ईरान का प्रभाव बढ़ा तो फिर ये जितने भी सुल्तान हैं, जो बादशाह हैं, जो शेख हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कभी भी ईरान, इसलिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इकबाल ममदानी जी, एक लास्ट कमेंट आपसे भी कि मुस्लिम दुनिया के भीतर दो ग्रुप्स हम देख रहे हैं। एक कहता है कि इस बात पर सहमत हो जाना चाहिए, अब जो हो रहा है अगर किसी हद तक ये खून खराबा, ये अस्थिरता खत्म करनी है, समाप्त होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे देश विभाजित नजर आते हैं इस राय में, वो जो 56-57 देश, ये तो हम 7-8-10 देशों की बात कर रहे हैं। उन बाकी लोगों का क्या, जिन पर ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या इस अकॉर्ड के बारे में सोचते हैं, कल को आप पर भी कोई मुसीबत ना आए। देखिए, आप सिर्फ ऐसा मत देखिए, आप ये समझिए कि 2020 में जब ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, तब अमेरिका की सोच ये थी कि गल्फ देश जो है वो तो अमेरिका के साथ रहेंगे। दूसरा, इजराइल जो है वो क्षेत्रीय सुरक्षा का पूरा केंद्र बना लेगा जी। ईरान को आराम से घेरा जाएगा और चाइना को बाहर रखा जाएगा। लेकिन 2023 के बाद ये तस्वीर जो है पूरी तरीके से बदल गई। चाइना ने क्या किया कि सऊदी अरब और ईरान से बातचीत कर टेबल पे उनको बिठा दिया। ठीक है, ये वॉशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार मिडिल ईस्ट में एक ऐसा समझौता हुआ जिसमें अमेरिका मुख्य खिलाड़ी बिल्कुल नहीं रहा। यही वजह थी कि ट्रंप बाद में अब्राहम अकॉर्ड को फिर से जीवित करने की कोशिश करने लगे। अच्छा, ये आप समझिए कि दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ईरान अभी भी इसे बंद करके तनाव बढ़ा रखा है उसने, जिससे तेल महंगा हो रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उस पर असर हो रहा है, और खास करके इंटरनेशनल ग्लोबल बाजार में जो है उसकी काफी गिरावट है जी। अच्छा, हालिया रिपोर्ट जो है वो साफ दिखा रही है कि ट्रंप की ईरान डील बातचीत में हॉर्मुज को खोलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आप मान के चलिए कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है इज इक्वल टू सिक्योरिटी कॉरिडोर मान लीजिए, ईरान डील जो है उसको इज इक्वल टू ऑयल कॉरिडोर मान लीजिए, और ट्रंप दोनों को जोड़कर फिलहाल देख रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो देखिए ट्रंप ने जिस तरीके से सऊदी का नाम लिया है, सऊदी अरबिया का, तो ये समझ आया, लेकिन तुर्की का नाम लिया वो भी समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेना ये बहुत बड़ा संकेत इसलिए है क्योंकि हाल ही में कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में जो बैक चैनल संपर्क हुए हैं उसमें पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट में पाकिस्तान आर्मी चीफ और गल्फ देशों के अंदर भी मध्यस्थता का जिक्र आया है। ट्रंप शायद पाकिस्तान को इजराइल के लिए नहीं बल्कि ईरान डील आर्किटेक्चर के हिस्से के रूप में देख रहा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है। दूसरा, सऊदी की अगर हम बात करें असल में जी, तो दुनिया को लगता है सऊदी अरब जो है वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा है, असलियत कुछ और ही है। सऊदी अरब बार बार कह रहा है पैलेस्टाइन स्टेट जो है उसको इरिवर्सिबल पे दो, और वही एक कह रहा है हम कभी इजराइल को नहीं मानेंगे, वे कह रहे हैं हम राजनीतिक कवर दो साफ तौर पर, यानी कि ठीक है, दोनों चीजों को समझना। सर, मैं माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेजर जनरल राजन जी, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, इकबाल ममदानी जी, थैंक यू सो मच। समय बस इतना ही इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप